पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दो बेटा। पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही है। 7 वर्षीय रोहित ने आकर रवि से कहा, क्या हुआ, क्यों बुला रही है? रवि ने बेटे से पूछा। वह दादी कुछ बोलती नहीं, रोहित बोला। क्या? रवि परेशान हो गया। रवि परेशान होकर अम्मा के कमरे की ओर भागा। क्या हुआ अम्मा को? उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास थी। देखो ना, अम्मा कुछ बोलती नहीं। रवि ने अम्मा को हाथ लगाया, उठाना चाहा, मगर यह क्या, अम्मा के तन में कोई हरकत ही नहीं थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा आवाज़ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा पर लोग गमन कर चुकी थी। सुमन दहाड़े मार रोने लगी और रवि से बोली, जाइए दोनों देवर जी को खबर करिए। हाँ, जा रहा हूँ, बोलकर रवि बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज़ दी। रवि की आवाज़ सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़े। विमला देवी, हाँ, यह नाम है अम्मा जी का। पति महेश प्रसाद बिजली विभाग में कार्यरत थे। बेटे रवि, रमेश, दिनेश और 2 बेटियां रुचि, रानी थी। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी बहुत थी, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। सुमन, रेनो, कंचन तीनों बहुएं थी। बेटियां अपने घर की हो चुकी थी। तीनों बेटे बहू पोते पोती से भरा पूरा परिवार था। अम्मा जी का, पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। पर नियति तो अम्मा जी की खुशी रास ना आई और ना जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। महेश प्रसाद जी हृदय आघात से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिताजी के गुजरने के 6 महीनों में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से में आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। खेती बाड़ी का राशन पाने का हिसाब बेटे रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ मिलता था। वह भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई ना पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुओं के काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से ना कुछ खा सकती थी, ना ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत थी। अगर भूल से भी मेहमान आने पर सामने आ जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वही बैठ सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था तो बड़ी बहू ने इतना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में भी जुबान पर लगाम नहीं है, चटोरेपन की हद पार कर दी है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते, और भी ना जाने कितना कुछ। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त धमकी मिल गई थी, मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर ना निकले, कि अम्मा जी बहुत दुखी होती थी। पर किससे कहे? बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर उन तीनों ने टका सा जवाब दे दिया कि इस उम्र में पैसे क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से कभी कुछ ना कहती और ना ही किसी से मांग सकती थी। अपने घर में जैसे ही जिंदगी गुजार रही थी। इधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान ना दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ती तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं को सिवाय अपने समय का खाना पहुंचाने के सिवा
और कोई मतलब ही ना था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हालचाल ले लेते थे। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार जाकर खाना पहुंचा देते और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवाय कोई और मतलब ना था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई थी तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुला भेजी। अम्मा जी स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर कर दी गई। वे भी सपरिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मरते मर गई, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बताई। न ही हम लोगों के साथ रहने गई कि बेटे के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था। अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्चा होगा, कैसे किया जाए, तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। रवि, मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्चा हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। रमेश, ना भैया, मेरे पास इतना ना है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम खर्चा करो। दिनेश, क्यों ना हम अम्मा को विद्युत सौदागृह ले जाए, वहाँ खर्च भी कम होगा। रवि, अरे पर समाज बिरादरी में तो मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और बौद्ध का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हजार का हो जाएगा ही। रमेश, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप लोग लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। दिनेश, मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वह भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतजार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ही ना था। तीन बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान ना ला पा रहे थे। बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो गई पर कोई नतीजा न निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर रवि को आवाज़ दी। रवि को बाहर बुलाया गया। उस व्यक्ति ने सबके सामने रवि के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी की अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इससे हो जाएगा। मगर यह पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के पैसों से अम्मा जी की विदाई? नाना, यह नहीं हो सकता। यह पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उधार चुका रहा हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, रवि बोला। जी, मैंने आपके पिताजी से 70,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपए लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखे रहे, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे दियो। तब से यह पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक के ब्याज लगाकर 1 लाख रुपए हो चुके हैं। आज अम्मा जी के देहावसान की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत का सामान आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके आत्मसम्मान के साथ। उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी। अपनी अंतिम विदाई का भी इंतजाम कर रखी थी कि किसी पर भार ना पड़े और वह सम्मान से विदाई ले सके। इस समय सभी की आंखें नम थी और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुक गए। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।